हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस की ये प्रैक्टिस सेशन चल रही है हमारी। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, अगर आपने वो पहले नहीं देखा था आप उसे भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। पॉलिटिकल साइंस में आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली थ्योरेटिकल पार्ट को भी लेके आती हूँ, साथ ही साथ पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशन लेके आती हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ मैं हिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आती हूँ, तो अगर आप का सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप उसे भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। इसमें 50 क्वेश्चंस मैंने पिछले क्लास में करा दिया है, आज इसमें 75 क्वेश्चंस है। ये आपको 2014 यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। तो पहले फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते थे, सॉरी, फर्स्ट पेपर में 50, सेकंड पेपर में 50 और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन आते थे, यानी आपके अपने सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चन टोटल आते थे। देखो, तो ये है आज का, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन पहला है। वैध होना तथा लोक प्रशासन विज्ञान का भाग होना अमेरिकी सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित परिकल्पना को अंतर सांस्कृतिक संरचना में परखा जाना चाहिए। उसका कारण बोल रहा है, तुलनात्मक अध्ययन में राजनीति और लोक प्रशासन को निकट ला दिया। तो देखो, ऊपर किस बात की बात हो रही है? वैध और लोक प्रशासन, सांस्कृतिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब दोनों तो सही है, बट एक दूसरे को रिलेट तो नहीं करिए ना, देखो। लेकिन हाँ, इसमें तो ऐसा ऑप्शन है, कभी कभी आजकल ऑप्शन में ना ये कर देता है, इसको आपको नीचे ले आएगा। दोनों सही सही एक्सप्लेनेशन, तो आप चारों को जरूर पढ़ लें जब भी आप एग्जाम में रहे। तो क्योंकि आजकल ऑप्शन इस ऑप्शन को ना, पहले ट्रेंड था ना, दोनों ए ऑप्शन में दोनों सही सही एक्सप्लेनेशन, बी में रहता था दोनों सही बट नोट एक्सप्लेन कर रहा है, ए सही है। लेकिन अब इसी को ए बी सी को थोड़ा सा वो कर दिया, इसको आपको नीचे ले आता है, इसको बीच में, मतलब इस तरह का। मतलब मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप इस ऑप्शन को भी एक बार जरूर पढ़ के एग्जाम में लगाएं। आगे है, देखो, ब्रिटिश की सीमित समिति का क्या नाम है जो करों, राजस्व और मांग विधेयक को देखती है? तो उसका नाम है साधन उपाय समिति। साधन उपाय समिति। आगे है, सूची एक सूची दो को मिलाना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका क्या है? आर्डवे, टीड, फिफ्नर एंड प्रेस्थस, ड्वाइट वाल्दो, सैकलर, हडसन। ठीक है, अब हमें इसको मैच करना है। तो देखो, मैच किया हुआ है। देखो, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, इसका आंसर है आपका सी। देखो, ये है आपका, मैच किया हुआ है, और साथ ही ईस्वी सन भी लिखा हुआ, ताकि आपको अच्छे कभी क्रम में सजाने को जनरली तो नहीं आएगा, बट आप जान लो। देखो, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ड्वाइट वाल्डो का है। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1951 आर्डवे टीड का है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिफ्नर और प्रेस्थस का है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है सैकलर हडसन का। एक बार मैं फिर से बुक का नाम बोलती हूँ। द स्टडी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ड्वाइट वाल्डो। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर्डवे टीड का है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है फिफ्नर एवं प्रेस्थस का। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है सैकलर और हडसन का। चले आगे। देख, किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? रूल और लैप्स जो है संसद के लिए, ठीक है। संसद के प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है। यह बजट के सिद्धांतों में वार्षिकीय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी, के अंतर्गत आता है। इस नियम के संचालन से वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता हो जाती है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। भारत में सरकारी मंत्रालय में डेस्क ऑफिसर सिस्टम के निम्नलिखित लाभ है। ठीक है,
तो मामलों का त्वरित निपटारा, दोहरे अभिलेख, जो जो विभाग है ना, किस किस जो है, मैंने कल ही शॉर्ट्स में डाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो किस किस मंत्रालय से रिलेट करता था, जो विभाग है किस किस मंत्रालय से रिलेट करता, वो भी अब क्वेश्चन आता है। तो मैंने कल रात में आप देखना, मैंने शॉर्ट्स के थ्रू, कल या परसों, हाँ मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मैंने वो शॉर्ट्स में डाला है। और संविधान के भाग को भी मैंने डाल रखा है, ताकि आप जो मेरे शॉर्ट्स को देखो, काफ़ी कम टाइम में आपका काफ़ी वो जो क्या होता है ना, बहुत सारे आप फैक्ट आपको लर्न करने पड़ते हैं, तो आप उसका नोट नहीं बनाते, तो मैं इस तरीके की चीज़ें जो होती है तो वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको डाल देती हूँ, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओ, क्योंकि शॉर्ट्स क्या 14 सेकंड का या तो 1 मिनट का मैक्सिमम होता है, तो आप 1 मिनट में आपको वो कई बार आप देख सकते हो, कुछ भी करते चलते फिरते कहीं भी जा रहे हो, तो आप उस शॉर्ट्स को देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, और शॉर्ट्स को आप रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आप मेरे शॉर्ट्स जितने भी मैंने डाल रखे हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप ज़रूर देखना। चलो ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 55 का सी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। अगला है पॉल ए एप्पलवी की संस्तुति के आधार पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? तो भारतीय लोक प्रशासन, इनको भारतीय लोक प्रशासन का पिता भी कहते हैं, ठीक है, जैसे वुड्रो विल्सन को बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर, और यहाँ का बोलते हैं इंडिया का ये पॉल एप्पलवी का, इन्होंने ही भारतीय लोक संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो, पॉल एच एप्पलवी की संस्तुति के आधार पर भारत में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना 1954 में नई दिल्ली में की गई। सितंबर 1952 में भारत सरकार ने देश में प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए लोक प्रशासन के अध्येता पॉल एच एल एप्पलवी की नियुक्ति की। उन्होंने भारतीय लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों पक्षों का अध्ययन किया। 1953 में भारत लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। इसी समिति की अनुशंसा पर भारत में संगठन और प्रबंध, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट व्यवस्था केंद्र स्थापित की गई। आगे है, निम्नलिखित को निष्पादन बजट बनाने के चरणों का सही काल क्रम में श्रृंखला में समायोजित कीजिए। तो सबसे पहले हम उद्देश्य करेंगे कि किस तरीके का होगा, फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि मतलब जो हमने उद्देश्य बनाया उसका विश्लेषण करेंगे, मतलब उसको मतलब अच्छे से गहन विश्लेषण करके फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले उद्देश्य बनाएंगे कि किस अप्रोच, किस उद्देश्य से हमें ये करना है, ठीक, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निष्पादन बजट प्रणाली के तहत सार्वजनिक व्यय की प्रस्तुति मुख्यतः सरकारी लागत तथा उत्पादन को प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रमों, निष्पादन इकाई अर्थात गतिविधियों, परियोजनाओं के आधार पर की जाती है। भारत में पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर 1968 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा चुनिंदा संगठनों का निष्पादन बजट शीर्ष से एक दस्तावेज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। केंद्र और राज्य के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 315। देखो, केंद्र और राज्य के लिए भारत में लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संगठित किए जाते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसके भी आर्टिकल मैं आज शॉर्ट्स में डाल दूंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं है की गई? तो देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है, 3 इसकी सिफारिश की, ये आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन। तो देखो, पहले तो संवैधानिक स्थिति, यही क्वेश्चन पूछता है किसने संवैधानिक स्थिति की बात की, तो ये हो गया। जिला परिषद स्तर पर आयोजना, जिलाधिकारी, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी होगा जिला अधिकारी, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी होगा, तो ये तीनों है। कौन सा नहीं है? तो त्रिवर्षीय कार्यकाल इनका नहीं है। तो देखो,
पीवी थुंगन समिति कब हुआ था? 1960। कभी क्रम में सजाने, मैंने जितने भी आयोग हैं उनको भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू पंचायत को टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से करा रखा है। आप देख सकते हो उसे भी। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यूथ पब्लिकेशन का एग्जाम पॉइंटर वाला प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामों में, वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। त्रिवर्षीय कार्य की सिफारिश नहीं की। यह समिति जिला आयोजन, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना की जरूरत पर अपने विचार देने के लिए संगठित की गई है। थुंगन समिति ने समय पर पंचायती राज चुनाव के संपन्न होने एवं 5 वर्षीय कार्यकाल की सिफारिश की थी। समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। जिला परिषद को इस समिति ने जिले में आयोजना, निर्माण एवं विकास को केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने की सिफारिश की थी। अब है मैच करना है हमारा। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ना, भारतीय दंड संहिता, विशेष पुलिस सेवा। तो देखो सबसे पहला था भारतीय दंड सेवा 1868, मतलब सॉरी 1860। सबसे पहले हम लगाएंगे, सीबीआई हो जाएगा 63 ना। तो हमें तो सबसे पहले सी का क्या पता था, सी में सेकंड, सी में सेकंड। देखो सी में सेकंड तो हमारा 2 से होता, बट हमें ये भी पता था क्या था, ये सीबीआई वाला सी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तो है 63, बी में 3, तो बी में 3। और अखिल भारतीय सेवा नियमन कब हुआ? 1954 में हुआ था। और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ये हुआ था 41। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मैच कर दे रही हूँ। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। चलिए, या आप इधर से ले सकते हो, इधर लिखा हुआ है शायद। आगे है कथन है और उनके जो बोले हैं उनका है थिंकर्स। तो पहला कथन है, रहने की इच्छा तथा शक्ति की इच्छा के मध्य गहरी रेखा थी, रेखा खींची नहीं। अपने सार रूप में शक्ति एक अविभाज्य समग्र है। सैन्य कारणों से एक राज्य को आर्थिक रूप से स्व सक्षम होना चाहिए। समय एवं प्रदेश में शक्ति के लिए संघर्ष सार्वभौमिक तथा निर्विवाद आनुभविक तथ्य है। तो इसका है बी। तो ए में 3 है, रहने की इच्छा तथा शक्ति की इच्छा के मध्य गहरी रेखा है, रोनाल्ड रेनहॉल्ड निबूर, ठीक है। बी में 4 है, अपने सार रूप में शक्ति एवं अभिवाज्य समग्र, ये है EH कार। अगला है सी का है आपका, सैन्य कारणों से एक राज्य को आर्थिक रूप से स्व सक्षम होना चाहिए। तो ये है आपका हाउस ऑफर। अगला है लास्ट वाला है आपका, समय एवं प्रदेश के शक्ति के लिए संघर्ष सार्वभौमिक तथा निर्विवाद अनुभविक है। ये तो चलो यही वाला से हो सकता था। अगर डी हमें सेकंड में लगता तो हाँ 2 में कंफ्यूजन होता, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इसको लेना है अभी वही देख लेना, मैच कर दिया है मैंने। देखो निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो चर्चिल का फुलटन भाषण, अफ्रीकन संघ का प्रारंभ, अफ्रीकन यूनियन, ये 2001 में है ना अफ्रीकन यूनियन। दक्षिण पूर्वी एशियाई नाविकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र सृजन हेतु एक संधि, दक्षिण सूडान को एक संप्रभु राज्य तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 93वें सदस्य के रूप में मान्य था। तो इसका हो जाएगा बी, पहला सबसे पहला हो जाएगा फर्स्ट, फिर 3 फुलटन भाषण 3, और सबसे बाद में ये हो जाएगा अफ्रीका, नहीं सॉरी सबसे बाद में हो जाएगा ये दक्षिण सूडान, और इससे पहले अफ्रीकन यूनियन। ये 2001 को इसमें डेट दिया होगा, आप ये भी देख लो। हाँ 2002 में अफ्रीकन यूनियन, मुझे 2001 का याद आ रहा था। देखो सबसे पहले फुलटन का हुआ था भाषण 1946 में, फिर नाविकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र सृजन हेतु संधि 1995 में, अफ्रीकन संघ का प्रारंभ 2001 या 2 ऐसे 2 है, फिर दक्षिण सूडान संप्रभु 93 में मान्यता दी थी,
ठीक है। 14 जुलाई 2000 रिपब्लिक साउथ सूडान को संयुक्त राष्ट्र आम सभा की 2011 में। ठीक है, तो सबसे बाद में यही था। अफ्रीकन यूनियन मुख्यालय इथियोपिया के अदिस अबाबा में। इसमें कुल 15 सदस्य। एक बार पता है क्या यूजीसी नेट में पूछा गया था, इसमें 55 सदस्य ना। तो अफ्रीका के अलग अलग पार्ट है ना, जैसे साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल, उससे कितने कितने लोग, मतलब कितने कितने सदस्य हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक यथार्थवाद के बारे में सत्य है? यथार्थवाद के बारे में सत्य है। थ्यूसिडाइड्स को प्रथम शास्त्रीय यथार्थवाद कहा जा सकता है। ठीक बात है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी। ठीक बात है। क्योंकि शक्ति की बात यथार्थवादी करता है। बिल्कुल सही बात है। राज्य का मुख्य लक्ष्य राज्यों का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व स्थापना है। ठीक है। फिर है आपका, सभी राज्यों के पास पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने की सामर्थ्य नहीं है। तो ये इसकी बात नहीं हो जाएगी, यथार्थवाद सत्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देंगे हम। तो 1 2 3। थ्यूसिडाइड्स का ये वाला हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर राजनीतिक यथार्थवाद की एक अहम रचना मानी जाती है। ठीक है। स्पार्टा और एथेंस के बीच शक्ति प्राप्ति हेतु जारी युद्ध का विश्लेषण करता है ये पेलोपोनेशियन वॉर जो है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे हमारा, किसने गुटनिरपेक्ष को गठबंधन से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया? तो जॉर्ज वाजनबर्ग ने। उत्तर अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार संधि नाफ्टा में शामिल है। तो ये है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। और देखो, 1 जनवरी 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको के उत्तर अमेरिकी एक त्रिपक्षीय समूह के रूप में नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम नाफ्टा बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन यथार्थवादी चिंतक राजनीति के 3 चित्रों की खोज करता है? तो केनेथ वॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये नव यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। यथार्थवाद चिंतन के राजनीतिक के 3 चित्रों की खोज करते हैं केनेथ वॉल्ट। आगे है, हाँ, इनकी बुक वॉल द मैन, द स्टेट वॉर थियर एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मोर में बी बेटर, मोर बी बेटर। आगे, दक्षिण दक्षिण सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। तो देखो, दक्षिण दक्षिण सहयोग उत्तर दक्षिण सहायता का एक विकल्प है। यह व्यापार, सेवा, तकनीकी क्षेत्र में सहकारी परस्पर लाभकारी विक्रिया को इंगित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने 19 दिसंबर को दक्षिण सहयोग हेतु वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। WTO ने दक्षिण दक्षिण सहयोग को सुगम बनाने हेतु अस्तित्व में आया। तो इसका सी होगा 1 2 3। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 19 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई। पहली बार दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 2004 में मनाया गया। ठीक है, बाद में इसे 12 सितंबर कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंध नहीं है। ये तो 1995 में हुआ था विश्व व्यापार संगठन। चलिए आगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001, तो इसमें अफगानिस्तान से तालिबान साम्राज्य को हटाना था। अफगानिस्तान से तालिबान साम्राज्य को हटाना था। आगे है, ये देख, 2014 के बाद अमेरिकी सेना नाटो द्वारा अफगानिस्तान में जारी अभियान को ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनेल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन देश बिम्स्टेक 1997 में प्रारंभ हुआ था का सदस्य नहीं है? जब बिम्स्टेक 1997 में प्रारंभ हुआ तो उसका प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं है? तो चीन नहीं है। देखो, बिम्स्टेक का गठन 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा जारी किया गया। प्रारंभ में बांग्लादेश, इसका जो स्टार्टिंग नाम है ना, इसी के नाम से था। ये बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड इसके सदस्य थे। बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल, भूटान भी शामिल हुए। यह सार्क एवं आसियान के मध्य अंतर क्षेत्रीय सहयोग के लिए मंच उपलब्ध कराता है।
70 आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, इसका घोषित लक्ष्य क्षेत्रीय शांति स्थिति है, ठीक बात। इसका है क्षेत्रीय स्तर पर स्ट्रैटेजिक सहयोग है, स्ट्रैटेजिक सहयोग नहीं, इसका उद्देश्य सामाजिक, ठीक है। मलेशिया प्रधानमंत्री अब्दुल रजाक ने उद्घोषित किया कि आसियान किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, ये सही नहीं, ऑप्शन बी। अगला इसका गठन पूछा जाता कब हुआ था, सदस्य कितने हैं, प्रारंभिक सदस्य कितने थे, इस तरह के क्वेश्चन आसियान से आते हैं। निम्नलिखित में किस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया को उल्लेखित किया है? तो ये किया है महासचिव बुतरुस घालिस को एन एजेंडा फॉर पीस शीर्षक 1992 रिपोर्ट। आगे है आपका 72। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में अन्यायपूर्ण विश्व व्यापार साम्राज्य को वैश्विक असमानता वृद्धि हेतु कारण उद्धृत किया है? तो ये मानव विकास रिपोर्ट HDR 2005। आगे है कूट है चुनिए, क्या निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए और अपना उत्तर चुनिए। सभी राजनीतिक आवश्यक का है देखो, जबकि सभी राजनीतिक आवश्यक रूप से शक्ति की खोज है, विचारधारा शक्ति की प्रतिस्पर्धा में संलिप्त होती है, जो मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक रूप से कार्यकर्ताओं तथा उनके अनुगामियों को स्वीकार होता है। अंतरराष्ट्रीय विधि तथा शक्ति के आदर्श मुख्य यथास्थितिवाद की नीति हेतु विचारधारा के रूप में प्रयुक्त होने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की प्राप्ति में शांति की विचारधारा की महती भूमिका, राष्ट्रीय हित सदा विचारधारा की सर्वोपरि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। अगला 74 बुक है और इसके लेखक है वॉल्डेन वेलो, जगदीश भगवती, डी हेल्ड, जोसेफ स्टिग्लीज। तो इसमें है ए आंसर है, हम इधर मैच किया हुआ वही देख लेते हैं, साथ ही आपको स्क्रीनशॉट भी आप उसका ले सकते हो। वॉल्डो नेल का है डी ग्लोबलाइजेशन आइडिया फॉर अ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आइडियाज फॉर अ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक। जगदीश भगवती का इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2004। डेविड हेल्ड का ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स। जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज का है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स कंटेंट्स, ठीक है। अगला है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है, अरब लीग है, अफ्रीकन यूनियन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन में हुई थी। यह मानवाधिकार पर कार्य करने का वाला एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अरब लीग की स्थापना 1945 में हुई, वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सबको पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने किया है 25 क्वेश्चन, आगे की क्लास में मैं 2014 जून का कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल पसंद आ रहा, अगर क्वेश्चन को कंटेंट आपको अच्छे लग रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।